हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि आपको जो वीडियो मिलेगी ये वाली वो 8 तारीख को मिलेगी। ऑब्वियसली 9 को छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन को लेकर के, तो नेक्स्ट जो हम मिलेंगे 8 तारीख के बाद वो मंडे को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस सेशन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिगार्डिंग सम फैक्ट्स, जो कि उत्तराखंड में हम जानते हैं त्रासदी आई है, उसको हमने काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रखा है। तो उससे कुछ जुड़े हुए अदर फैक्ट्स आए हैं जिनको जानना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो रिगार्डिंग दिस सिल्हेटी के बारे में कहता है कि ये भाषा है या डायलेक्ट है, ये क्या है, इसके बारे में एक कन्फ्यूज़न सा रहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और टॉपिक है रिलेटेड टू पेस्टिसाइड्स। मतलब पेस्टिसाइड्स कहता है कि 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इनको देखेंगे हम। एक और टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग स्कटलिंग का मतलब होता है कि अगर हम जानते बूझते किसी शिप को डुबो देते हैं, सिंक कर देते हैं, उसको हम स्कटलिंग कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बायोचार से जुड़ा हुआ, कि बायोचार मतलब क्यों अच्छा है, इसके क्या मल्टीपर्पज़ यूजेज हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक टर्म दिया गया है सिल्हेटी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको सिल्हेटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए फैक्ट क्या है ना, बेसिकली इसको डिस्कस करा गया है कि ये एक लैंग्वेज है या डायलेक्ट है। लैंग्वेज मतलब भाषा, डायलेक्ट क्या होता है, रीजनल वेरिएशन। जैसे कि हिंदी जो बोली जाती है मुजफ्फरपुर में, वो थोड़ी अलग होगी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वैसे ही लैंग्वेज जो है वो ब्रॉडर एरिया हो गया, जो डायलेक्ट है उसका एक सबसेट हो गया। ठीक है, तो सिल्हेटी क्या एक भाषा है खुद में या एक डायलेक्ट है, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसमें क्या कहता है। एक देखिए फैक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, आई थिंक इट्स विजिबल। हाँ, यहाँ देखिए कहता है कि बराक वैली। तो बराक वैली कहाँ है? असम में। प्रीलिम्स से पूछ सकता है, बराक वैली, बराक नदी है, तो बराक वैली कहाँ है? असम में। ठीक है, यहाँ देखिए अब कहता है सिल्हेटी इज स्पोकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये असम का पार्ट है। यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, ये असम का पार्ट है। तो कहता है ये जो पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया में ये भाषा, ये डायलेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सिलेटी है वो सिर्फ बांग्लादेशी बोलते हैं या फिर सिर्फ भारत में बोला जाता है, नहीं। तो इसका ये भी एक एस्पेक्ट है कि लैंग्वेज के आधार पे, सिर्फ सिलेटी बोलने वालों के आधार पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन फॉरेनर है कौन इंडियन है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए, हाँ, और इसका थोड़ा सा एक मेनली तो यहाँ बोली जाती है बांग्लादेश के सिलहट डिवीज़न में एंड असम के बराक वैली वाले एरिया में, बट थोड़ा मोड़ा इसका प्रेजेंस कहाँ है? मेघालय एंड त्रिपुरा में। ठीक है, मेघालय एंड त्रिपुरा 2 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो वहाँ भी इसका थोड़ा सा प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इन जनरल हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बोली जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ देखिए इसमें कहता है, देखिए एक टर्म दिया गया है, यहाँ देखिएगा म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, है ना। म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी ये होता क्या है? यहाँ देखिएगा ये एक फ्रेज़ है, मे बी एग्ज़ाम में पूछे या फिर किसी सीसेट के पैसेज वगैरह में दे दे, है ना, कुछ भी कर सकता है यूपीएससी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ स्पीकर, बोलने वाले की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बट रिलेटेड लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स विदाउट प्रायोर स्टडी। और देखिए इसमें इसका मतलब क्या है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से हैं, तो दोनों हिंदी भाषा बोलते हैं, बट थोड़ा सा एक अंतर होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है टोन में, बट आप पकड़ लेते हो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, समझ जाते हो। तो इसका मतलब होता है जो म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले की प्रॉपर बोली को नहीं जान रहे हो, आपने उसमें रिसर्च नहीं कर रखी है, और सामने वाला और आप भी, और सामने वाला आपकी बोली को नहीं जानता है, बट जब आप बात करोगे तो आप बात कर पाओगे, है ना, आप उसकी बात को समझ पाओगे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी। ठीक है, देखिए एक और टर्म यहाँ दिया गया है एसोटेरिक स्क्रिप्ट, है ना। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि ऐसा कोई स्क्रिप्ट, है ना, ऐसी कोई शैली, लिखने की शैली जो नॉट वाइडली यूज्ड और अंडरस्टूड, जिसको काफ़ी छोटे ग्रुप में बेसिकली ना आप देख सकते हैं कि जैसे रिलीजियस एस्पेक्ट इसका हो गया, या से मेनली जो तांत्रिक लैंग्वेजेस होते हैं ना, वो इससे मतलब इसी सेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज जो वाइडली हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना, मतलब इन जनरल पब्लिक उसके बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग काफ़ी रिसर्च करेंगे अभी के टाइम पे
वही उसको जान पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिएगा। एक देखिए कुछ हिस्टोरियंस हैं, उनका कुछ आर्गूमेंट्स दिया गया। कुछ का कहना है कि एक भाषा है, कुछ कहते हैं इट्स अ डायलेक्ट। ठीक है, उसमें हमको नहीं जाना है, हम कुछ देखेंगे फैक्ट्स को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये कहता है कि एक, यहाँ देखिए, एक हिस्टोरियन कहते हैं कि एक समय की बात है, काफ़ी इतिहास में पहले के समय में एक सिलहट नागड़ी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। क्या नाम है? सिलहट नागड़ी। अगर प्रीलिम्स से पूछता है सिलहट नागड़ी क्या है, तो स्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये एक पार्ट था एसोटेरिक स्क्रिप्ट का, जिसको हमने समझा अभी कि एसोटेरिक स्क्रिप्ट क्या होता है, जिसको वाइडली जनरली पब्लिक नहीं जानता है। ठीक है, जो एक सर्टेन कल्ट, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, वही इसको जानते हैं। ठीक है, तो एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें काफ़ी सारी बोलियाँ भाषाएं आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब कहता है कि एक स्टोरी दी गई है इसमें, कैसे इसका विभाजन हुआ। हम देख रहे हैं कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ बांग्लादेश में, तो ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ देखिए, इसमें कहता है ना, देखिए 1874 की बात बता रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। इसमें कहता है कि प्रेजेंट डे सिलहट डिवीज़न इन बांग्लादेश। ठीक है, अभी बांग्लादेश में, यहाँ देखिए, यहाँ पे सिलहट डिवीज़न जो है वो, उसके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हबीबगंज, सुनामगंज, सिलहट, मौलवी बाज़ार। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 1874 में क्या किया गया था, बंगाल से स्प्लिट करके इनको असम का पार्ट बनाया गया था। ठीक है, तो 1874 की बात कर रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है 4-5 जो भी हैं, ये अभी तो बांग्लादेश के पार्ट है, बट इन 1874 इसको असम का पार्ट बनाया गया था। कौन बनाएगा? तो ब्रिटिश बनाए होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। बट वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, लेकिन रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं था उसका। ठीक है, वहाँ से उन लोग को टैक्स वगैरह नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो टू मेक इट फाइनेंशियली वायबल, उसको फाइनेंशियली एक रिसोर्स के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया, ब्रिटिश डिसाइडेड इन सितंबर 1874 टू एनेक्स द बंगाली स्पीकिंग एंड पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट। सिलहट हैड बीन हिस्टोरिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ बंगाल। यही यहाँ पे कहता है कि सिलहट जो है हिस्टोरिकल, बंगाल पहले क्या था, पहले बंगाल काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था, उसमें आई थिंक बिहार, उड़ीसा, बहुत सारी जगह उसमें आती थी। ठीक है, बांग्लादेश भी आता था। तो इसमें कहता है कि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, सिलहट भी उसी का पार्ट था। वो तो बाद में ब्रिटिश आए, उन्होंने अपने हिसाब से इसको कभी इसमें मिलाया, कभी उसमें मिलाया। आप आगे देखोगे ना कि इसको डिफरेंट तरीके से कभी असम में मिलाया जा रहा है, कभी इस साइड मिलाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली काफ़ी कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन बन गया। बट सच्चाई ये है कि लोग जो जो भाषा बोलते हैं, तो बाउंड्री खींच देने से जो भाषा है वो तो बदल नहीं जाएगी। जो लोग बोली बोलते हैं वो तो बोलेंगे ही। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारे काम का नहीं, यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए, ओनली अ पार्ट ऑफ सिलहट कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे श्री भूमि फॉर्मली करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। इसमें कहता है बराक वैली जो असम में है ना, उसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे ये भाषा, सॉरी नॉट भाषा, सिलहट जो एक प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम पे 1874 के टाइम पे, उसका सिर्फ एक पार्ट जो कि अभी करीमगंज या फिर श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, वो असम में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्थिति ऐसी बन गई ना, कभी जो हिंदू सिलेटी रिफ्यूजीज़ थे वो बराक वैली में शरण ले रहे हैं, कभी मुस्लिम सिलेटी जो रिफ्यूजीज़ हैं वो वहाँ जाके शरण ले रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं ना, उनके साथ दिक्कत यही होती है, उनको समझ नहीं आता है कि वो किधर जाएं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, हाँ ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फिल्म्स के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें कहता है कि सेंसस ऑफ 1901 नोटेड दैट सिलहटीज आर गुड क्लर्क्स एंटरप्राइजिंग ट्रेडर्स। ये पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस ना, इसको वन लाइनर नहीं पूछेगा, बट असम के बारे में सपोज करिए, ब्रह्मपुत्र वैली अभी न्यूज़ में चल रहा है, हम जानते हैं वो चाइना बना रहा है, बहुत बड़ा सा, दुनिया का सबसे बड़ा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे, तो उससे जोड़ देगा और ब्रह्मपुत्र वैली के रिगार्डिंग पूछेगा कि ठीक है, सिलहटीज जो थे इतिहास में अगर देखा जाए तो वो क्या थे, फार्मर थे, पेस्टोरलिस्ट थे, तो नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस कहते हैं 1901 वो क्या थे, गुड क्लर्क्स थे, एंटरप्राइजिंग ट्रेडर्स थे। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड टॉपिक क्या कहता है, इसका पहले देखेंगे हेडिंग क्या कहता है। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। इसमें कहता है कि हाउ साइंटिस्ट फाइनली आइडेंटिफाइड द इल्यूजिव किलर ऑफ स्टारफिश। तो 2013 की यहाँ बात करता है। 2013 देखिए यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि लगभग 5 बिलियन स्टारफिश क्या हुए, धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गया। तो साइंटिस्ट को उस समय से एक चिंता का विषय था कि ऐसा क्या हुआ
कि अचानक से इतने सारे स्टारफिश मतलब मरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उस टाइम से रिसर्च करते 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 अब जाके पता चला है कि उनकी उनकी जो मौत, देखिए कैसे मरते थे वो, यहाँ देखिए एक वेस्टिंग डिजीज़ था। होता क्या था, लिम्स उनके जो होते हैं, स्टारफिश आप जानते हो बहुत सारे लिम्स उसके होते हैं, तो लिम्स फेल ऑफ, लिम्स गिर जाते थे, देयर बॉडीज मेल्टेड अवे, ठीक है, बॉडी एकदम कह सकते हैं गल जाता था, टू लीव जस्ट अ पाइल ऑफ गंक, है ना, एक फ्लैश का पाइल जैसा, एक लोथरा जैसा बचता था। तो ये एपिडेमिक कहाँ फैला था, तो अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये इवेंट कहाँ हुआ था, बेसिकली अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इसके लिए अब पता चला है, एक सेकेंड, हाँ, अब पता चला है कि इसके लिए जो एक बैक्टीरिया था वो जिम्मेदार था, उसका नाम है विब्रियो टेनिसीडिया, ठीक है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, विब्रियो टेनिसीडिया, इसका नाम ये क्या है। तो एग्जाम में पूछेगा कि जो विब्रियो टेनिसीडिया है ये है क्या, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, पूछ देगा कि वायरस है क्या है, नहीं। तो विब्रियो टेनिसीडिया एक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, 2013 में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है स्टारफिश का, उसके लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये वही बैक्टीरिया है विब्रियो, आपको याद है विब्रियो कॉलेरी, हम जानते हैं कॉलेरा करता है ह्यूमन में, तो उसी का कुछ कोई रिलेटिव होगा, भाई बंधु होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि विब्रियो कॉलेरी का ये रिलेटिव है, उसी सेक्शन का ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट, देखिए हाँ ये देखिएगा, दिख रहा है ना, हाँ यहाँ देखिएगा, कोइलोमिक, है ना, कोइलोमिक क्या होता है, कोइलोमिक फ्लूइड ये क्या है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है ना, जो काम ब्लड करता है वो स्टारफिश की बॉडी में ये कोइलोमिक फ्लूइड करता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कोइलोमिक फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो ब्लड जो काम को करता है, तो स्टारफिश की बॉडी में कोइलोमिक फ्लूइड जो है वही काम करता है, ठीक है। तो सिमिलर है ब्लड का, ह्यूमन बॉडी का ब्लड और स्टारफिश का फ्लूइड काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। यहाँ देखिए एक नाम है सनफ्लावर सी स्टार्स, सनफ्लावर ये पूछ सकता है, हाँ स्टारफिश को हम सी स्टार्स भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ऐसा आप देखे होंगे, पूछा है कितनी बार, कुछ भी नाम दे देगा जैसे कि सी स्टार, आपसे पूछेगा कि ये क्या है, एनिमल है, कोई शिप है, क्या है, कोई तारा है। तो सी स्टार हम इन जनरल स्टारफिश का हम कहते हैं ना कि इसका दूसरा नाम भी है, घर का नाम काइंड ऑफ, तो स्टारफिश का दूसरा नाम होता है सी स्टार, ठीक है। तो एक सनफ्लावर सी स्टार है, जो कि कहाँ पाया जाता है, यहाँ देखिए, हाँ पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक बीमारी आपने देखा कि 2013 में एक बैक्टीरिया ने इन्वेड किया था, जिसके कारण से इसका पॉपुलेशन काफ़ी घट रहा था, ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज़ हम, यहाँ देखिए इसको डिस्क्राइब करता है कि कोइलोमिक फ्लूइड होता क्या है, अ फ्लूइड दैट फिल्स द बॉडी कैविटी, सराउंड्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बोथ हेल्थी एंड इन्फेक्टेड स्टारफिश, ठीक है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक प्रीलिम्स का, ये बेसिकली प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ फैक्ट्स ही है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा शरीर में ब्लड है, अगर हम बीमार भी पड़ गए तो ब्लड तो बॉडी में रहेगा ना भाई, तो वही यहाँ पे कहता है कि जो कोइलोमिक जो फ्लूइड है ये, वो जस्ट लाइक ब्लड होता है। तो स्टारफिश या तो हेल्दी है या बीमार है, दोनों केसेस में ये फ्लूइड इसके बॉडी में रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए अब तो उन लोगों को पता चल गया कि भाई ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं, किस कारण से डेथ हो रही है। तो ये हमारे लिए देखिए थोड़ा मेंस के लिए एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। तो वो कैसे इसको हैंडल करेंगे, तो सी एनिमल्स जो हैं उनको पकड़ पकड़ के तो आप इंजेक्शन नहीं डालोगे ना, वैक्सीनेट तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, कैन बी स्टार फिश इन द सी कैन बी गिवन प्रोबायोटिक्स, मतलब खाने का एक हिस्सा, खाने में कुछ मिक्स कर देंगे, टू फाइट ऑफ बैक्टीरिया काइंड ऑफ, नहीं जो हम खाने देते हैं, चारा डालते हैं, उसमें हम मिला देंगे प्रोबायोटिक्स, जो कि कहते हैं गुड बैक्टीरिया होता है। एंड इफ़ विब्रियो रेजिस्टेंट स्टारफिश कैन बी ग्रोन इन लैब्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाइल्ड अमंग अदर मेजर्स। तो इसको दो तरीके से लोग स्टॉप कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला कहता है कि हम प्रोबायोटिक्स को खाने वाने में, मतलब किसी भी तरह से इनके फूड सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, ताकि इनकी बॉडी में, स्टारफिश की बॉडी में प्रोबायोटिक्स जाए, जिससे क्या होगा, जिससे होगा वो उनके नेचुरल डिफेंस को बढ़ाएगा। जो प्रोबायोटिक्स है वो क्या करेगा, स्टारफिश के नेचुरल जो उसका इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि लैब में हम क्या करेंगे कि जो वायरस ये बीमारी फैला रहा है उससे रेजिस्टेंट एक स्टारफिश का वेरिएंट तैयार करेंगे लैब में, और उसको हम समुद्र में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
उससे क्या होगा, तो देखिए टू ब्रेक द ट्रांसमिशन, इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए ये इन्फेक्टेड स्टारफिश है, ये भी इन्फेक्टेड है, बीच में अगर आ जाता है यहाँ पे एक क्या 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 था, हाँ विब्रियो रेजिस्टेंट स्टारफिश, एक सी नाम का वो है, वैसा वैसा स्टारफिश ये है जिसको उस वायरस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो बीच में आ गया तो ब्रेक कर देगा ना, ठीक है, ये यहाँ जो डी है ये हेल्दी स्टारफिश है, यहाँ तक पहुँचने नहीं देगा, तो ट्रांसमिशन रुक जाएगा, ठीक है। तो दो तरीका क्या हो गया, पहला इसके नेचुरल डिफेंस को इम्प्रूव करो, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम को ब्रेक करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए तो ये जो हमारा थर्ड आर्टिकल है ना, इसमें कहता है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो हमारा देखिए यहाँ पे क्या, हाँ एक हम टर्म जानते हैं पेस्टिसाइड, ठीक है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे यही कहता है पेस्टिसाइड जो है ना, इसको 3 टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स यूजेस, ठीक है। तो पहला कहता है फंगीसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड, तीसरा हर्बिसाइड। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा, कैसे, जो इंसेक्ट क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उनको ये मार देता है, ठीक है। सेकंड कहता है फंगीसाइड्स क्या करता है, फंगल डिजीज़ जो होते हैं उसको कंट्रोल करेगा। हर्बिसाइड्स क्या करता है, जो वीड्स ग्रो करते हैं ना, वीड्स जो कह सकते हैं सी वीड्स, देखिए इसका मतलब है कि जो पेड़ पौधे आप ग्रो कर रहे हो, आप कल्टिवेट कर रहे हो, उसके बीच में कुछ ऐसा खरपतवार उग जाता है जो नुकसान करता है हमारे मेजर प्लांट्स को, ठीक है, उसको वीड्स कहते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली कहता क्या है, इसमें क्या कहता है कि सब चीज़ तो ठीक है, मतलब पेस्टिसाइड में भी इंडियन कंपनीज का रोल है, अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन है, इंसेक्टिसाइड्स में भी है, लेकिन जब बात हर्बिसाइड्स की आती है तो यहाँ पे कहता है कि मेनली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, स्पेशली फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनका ही मोनोपोली है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पेस्टिसाइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स। तो इंसेक्टी एंड फंगी वाले में क्या है कि इंडिया का एक अच्छा खासा रोल है, बट जब हर्बिसाइड्स की बात आती है तो बेसिकली जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका वहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली है। तो प्राइस वगैरह को खुद ही वो तय करते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया की एक कंपनी है, आई थिंक क्रिस्टल कॉर्प करके कोई कंपनी है कोई, उसने कुछ जॉइंट वेंचर कुछ किया है, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि ये काइंड ऑफ अच्छा स्टेप माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए कुछ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ नाम ध्यान रखना है आपको, विजिबल है ना, हाँ यहाँ देखिएगा, ये पहला है इथोक्साइसल्फ्रॉन। इथोक्साइसल्फ्रॉन ये क्या है, हर्बिसाइड है। तो पूछेगा एग्जाम में, इथोक्साइसल्फ्रॉन, आपको लगेगा सल्फर इसके नाम में है तो कहीं पोल्यूटेंट तो नहीं है, तो ये हर्बिसाइड है, ठीक है। यूज्ड अगेंस्ट ब्रॉड लीव्ड वीड्स एंड सेजेस इन राइस एंड शुगर केन। तो शुगर केन या राइस का जहाँ प्लांट होता है उसके अगल बगल में जो वीड्स उगाते हैं उनको ये ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम नाम क्या है, इथोक्साइसल्फ्रॉन, एक हर्बिसाइड है। यहाँ देखिए ये क्या है, हाँ ये ग्रामोक्सोन क्या है, ये भी हर्बिसाइड है। ग्रामोक्सोन क्या हर्बिसाइड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं हम थोड़ा सा, देखिए डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई इंसेक्ट है, कोई फंगस है, कोई पैथोजन है, प्लांट पे उसका असर कैसा होता है और वीड्स कैसे काम करते हैं। यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में उसको बताया गया है कि जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करेंगे, या तो कोई बीमारी कर देंगे, नहीं तो उसको धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, वो है ना, आप देखिए कोई पत्ता वगैरह ऐसे खाया हुआ सा लगता है, तो या तो उसमें कोई डिजीज़ क्रिएट कर देंगे, नहीं तो उसको खाना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन वीड्स क्या करते हैं, वीड्स डू नॉट डायरेक्टली डैमेज। वीड्स क्या करते हैं कि वो अपना, ठीक है, वीड्स भी काइंड ऑफ प्लांट्स होता है, तो वो ग्रो कर रहा है, तो डायरेक्टली वो डैमेज क्रॉप को नहीं करेगा, वो क्या करेगा, compete करेगा, मतलब एक कंपटीशन क्रिएट करेगा विद देम फॉर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसी लैंड पे वीड्स भी उग रहा है। अगर खाद पानी आप दे रहे हो खेत में, ऐसा थोड़ी कि यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ कोई वीड्स उग गया, इसको नहीं मिलेगा, नहीं, वो भी उस पर एक अपना कह सकते हिस्सा ले लेगा। तो जो लैंड है जहाँ पे हमने खेती करी हुई है, वहाँ वीड्स उगाते हैं, वो एक कंपटीशन का माहौल बना देते हैं, वो हमारे मेजर क्रॉप से compete करने लगते हैं रिगार्डिंग सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, ठीक है। एक तो ये करते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि वीड्स समटाइम्स इवन हार्बर पेस्ट्स एंड पैथोजेंस। एक तो वो हमारे जो प्लांट्स हैं उनको इस तरह से नुकसान कर रहे हैं कि जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए उसमें एक वो भी पोर्शन ले जा रहे हैं उस न्यूट्रिशन का। दूसरा वो क्या करते हैं कि पैथोजन, जो वीड्स है ना, एक काइंड ऑफ मान लीजिए कि एक हाउस की तरह काम करते हैं, जहाँ पे कुछ सर्टेन पेस्ट, कीड़े मकोड़े, कुछ पैथोजेंस वहाँ पे आ जाते हैं जो कि हमारे मेजर क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
कहता है इन जनरल, कहता है कि वीड कंट्रोल कैसे किया जाता है हमारे यहाँ, या तो हाथ से आप उसको उखाड़ोगे, नहीं तो खुरपी, खुरपी एक नहीं वो होता है ऐसे निकालते हैं जिससे घास निकालते हैं, तो बेसिकली मैनुअली ही किया जाता है, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल पे, ठीक है। अब कहता है, यहाँ देखिए, एक कहता है पावर वीडर्स भी है जो रन बिटवीन द रोज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स टू रिमूव वीड्स इन अराउंड। कहता है कि यहाँ पे नहीं ऐसे ऐसे हमने प्लांट ग्रो कर रखा है तो वीड्स यहाँ उगा हुआ है, उसमें पावर वीडर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या है यहाँ देखिए, दिक्कत ये है ना, अगर हम मैनुअली करते हैं कोई चीज़ को, वीडिंग का काम करते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेबर कॉस्ट मेरा बढ़ेगा, समय लगेगा। तो कहता है कि इन जनरल कहता है कि 8 से 10 घंटे लग सकते हैं एक सिंगल एकड़ को कवर करने में, ठीक है। और दिक्कत क्या है कि वीड्स तो ऐसा नहीं आपने उखाड़ दिया खत्म हो गया, वो रीग्रो करते हैं, रीअकर करते हैं, ठीक है, तो बार बार आपको लेबर को लगा करके उसको हटाना पड़ेगा, आपका टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। अब कहते हैं भाई पावर वीडर्स टेक, वो तो सिर्फ ठीक है, अगर हम पावर वीडर्स को यूज़ करते हैं, मशीन जैसा कोई चीज़ होती है, तो वो सिर्फ 3 घंटे लेगा मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वीड्स विद डीप रूट्स, अगर वीड्स की जड़ काफ़ी गहरी है तो वहाँ पे पावर वीडर्स भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ मैनुअली ही काम कराना पड़ेगा आपको, तो दिक्कत है यहाँ पे। अब आता है हर्बिसाइड्स, ठीक है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे इतना जो ये भूमिका दे रहा है, इसीलिए कि जो हर्बिसाइड्स है ना, कहता है कि द डिमांड फॉर दीज केमिकल्स इज ग्रोइंग मेनली ऑन द बैक ऑफ राइजिंग एग्रीकल्चरल लेबर स्कार्सिटी। यहाँ पे कह रहा है कि हमने देखा कि दिक्कत क्या है कि अगर हम पावर वीडर्स को भी यूज़ करते हैं पैसा लगा के, तो जो डीप रूटेड वीड्स हैं उनको वो निकाल नहीं पाता है, तो अल्टीमेटली हमको लेबर पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो सपोज़ करिए होता है क्या ना कि लेबर भाग गया, अगर आप क्या करोगे, ठीक है, बैठे रहोगे, वीड्स आपके प्लांट्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि लेबर पे आप कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो, ठीक है, इसलिए जो मेजर फार्मर्स क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम हर्बिसाइड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, हमको इससे किसी पे निर्भर भी रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो फार्मर्स जनरली स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स ओनली व्हेन दे फिजिकली ऑब्जर्व एंड असेस पेस्ट पॉपुलेशन। कहता है जो फंगिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको कब स्प्रे करते हैं हम, जब हम देखते हैं पत्तों में कुछ छेद छेद जैसा हो गया है, कुछ पीलापन आ गया है, या कुछ लगता है कुछ नुकसान हो रहा है, वो भी हाँ, उसको फिर हम क्या करते हैं, एसरटेन करते हैं कि वो नुकसान जो हमारा हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए, सिग्निफिकेंट एनफ टू इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, वो जो कीड़ा लगा है पेड़ में वो इतना सिग्निफिकेंट है कि जिससे हमारा क्रॉप यील्ड जो हमारा प्रोड्यूस होगा, जो हमारा उत्पादन होगा वो, और क्वालिटी वो डाउन हो सकता है अल्टीमेटली, जिससे कि हमारे प्रॉफिट पे असर पड़ सकता है। तभी हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को एंड फंगिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम उनको स्प्रे करेंगे इंसेक्टी एंड फंगिसाइड्स को, तो कॉस्ट जो हमारा आ रहा है क्या वो कवर होगा कि नहीं। अगर हमारा जो स्प्रे वाला कॉस्ट है वो, मतलब जो हमको लॉस हो रहा है पैथोजेंस के कारण, ठीक है, और जो हमारा कॉस्ट लग रहा है यहाँ पे यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, तो अगर ये ज़्यादा है ना, लॉस अगर हमको कम हो रहा है तो इसको सह लेंगे, बट अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है इस कॉस्ट से तो हम भैया कॉस्ट को उठाएंगे ही, ठीक है। अब देखिए इन हर्बिसाइड्स टू, कहता है फार्मर्स टेंड टू मोस्टली स्प्रे ओनली आफ्टर वीड्स अपीयर, दैट इज पोस्ट इमरजेंसी। देखिए आप ना एक ऐसे मेंस में इसको लिख सकते हो, एक अच्छा फ्रेज बन जाएगा। एक होगा जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करिए कि अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह है उसको यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप इसमें लिखोगे कि इसका 2 अप्रोच होता है, एक पोस्ट इमरजेंस अप्रोच, एक अर्ली पोस्ट इमरजेंस अप्रोच। पोस्ट इमरजेंस अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब कोई वीड, जब कोई फंगस, जब कोई पैथोजन प्लांट पर अटैक कर देता है या प्लांट को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो नुकसान हमारे, मतलब उस नुकसान को ठीक करने में हमें जो दवाई वगैरह स्प्रे करनी है उसमें जो कॉस्ट लगेगा, क्या वो कॉस्ट ज़्यादा है हमारे लॉस से। हम सब मतलब हर चीज़ को नापते तोलते पहले हैं, तब उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंट, ठीक है, पहले नुकसान पेड़ को हो गया तब हम स्प्रे कर रहे हैं। दूसरा अप्रोच कहता है अर्ली पोस्ट इमरजेंट। देखिए इसमें कहता है इन रिसेंट टाइम्स, अभी की बात हो रही है, फार्मर्स हैव ऑल्सो बीन रिजॉर्टिंग टू एप्लीकेशन ऑफ प्री एमरजेंट हर्बिसाइड्स अराउंड जस्ट आफ्टर क्रॉप सोइंग। यहाँ पे कहता है कि क्रॉप को उन्होंने बो दिया ज़मीन में, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब प्लांट्स बड़े नहीं हुए हैं तभी वो इन वीडीसाइड्स को कह सकते हैं, वो हर्बिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं जिससे कि वीड्स उगे ही ना, ठीक है।
तो उनके उगने से, वीड्स के उगने से पहले जो हम अगर स्प्रे कर देते हैं उसको बोलेंगे अर्ली पोस्ट इमर्जेंट, ठीक है। यही देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि अनलाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, वेयर इनफ इंडियन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स आर प्लेइंग, ठीक है। अगर बीज की बात, ओवरऑल हम कृषि की बात करें तो बीज है, खाद है, मतलब फर्टिलाइजर्स है, उसमें भारत में गवर्नमेंट भी एक रोल निभाती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी, कंपनीज वगैरह भी हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स इंडस्ट्री इस प्रैक्टिकली है मल्टीनेशनल मोनोपोली, कहता है कि जब बात स्पेशली हर्बिसाइड्स की आती है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, उसमें भी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है, इंडिया का प्रेजेंस है यहाँ पे, लेकिन जब बात अगर हर्बिसाइड्स की आती है तो कम्प्लीटली कह लीजिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मोनोपोली पे बेस्ड है, ठीक है, उनका ही सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, CCPL एक कंपनी है, उसने कुछ कोलैबोरेशन किया था किसी कंपनी के साथ, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि पेस्टिसाइड्स 3 तरीके के होते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है। हर्बिसाइड क्या होता है, वो वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, उनको ग्रो ना होने देने में हेल्प करता है। फंगिसाइड अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है उस पर हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, हमने देखा इन चीज़ों को। और ये भी देखा कि सीड्स है, फर्टिलाइज़र वगैरह है, उसमें भारत की एक अच्छा खासा उसका एक मेजर पार्ट प्ले करता है इंडियन कंपनीज़, इवन गवर्नमेंट भी। लेकिन जब बात आती है पेस्टिसाइड्स की, स्पेशली हर्बिसाइड्स की, तो जो MNCs है, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनका ज़्यादा कह सकते हैं वर्चस्व है, मोनोपोली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने इसको लास्ट अपने डिस्कशन में देखा था, लेक्चर में देखा था, हमने क्या देखा था, फर्स्ट देखा था हमने, आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और 6 अगस्त के डिस्कशन को आप देखिए, ठीक है, उसमें काफ़ी अलग चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें हमने देखा था कि क्लाउड बर्स्ट वाज नॉट, अभी तक के हिसाब से जो रिपोर्ट सामने आई है कि क्लाउड बर्स्ट वाज नॉट द रीज़न, कारण क्या था, टोरेंशियल रेन और उसका टोपोग्राफी, मतलब जो लूजली बाउंडेड सॉइल्स है ना उस पर्टिकुलर एरिया के, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वो बह जाएंगे, ठीक है। हमने अच्छे से डिस्कस किया, आप देखिएगा उसको कि सदर्न स्लोप, जो हिमालयन का सदर्न स्लोप है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मानसून विंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया, आप देखिएगा। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करी गई है कि ये जो उत्तरकाशी जो ज़िला है उत्तराखंड का, देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो उत्तरकाशी ज़िला है ना, वो कहता है कि वो ग्राउंड जीरो, मतलब वहीं पे सब कुछ, सारी त्रासदी स्टार्ट हुई, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। उसके लिए कहता है कि ये लोकेटेड इन द फ्रेजाइल भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ओके। इसका मतलब हम जानते हैं फ्रेजाइल का मतलब क्या है कि ये आप मतलब ये वल्नरेबल है, ठीक है, वोलाटाइल है। तो ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे पहले, यहाँ पे हम देखिए होता क्या है ये, ESG क्या होता है ये देखिए। तो जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं ना, बेसिकली बफर एरियाज़ हैं। क्या है, बफर एरियाज। बफर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेनलैंड एरिया है, यहाँ हमारा नेशनल पार्क या मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज़ वगैरह, इसके बीच का जो कुछ पार्ट है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको नोटिफाई कर देती है कि ये इको सेंसिटिव जोन्स हैं, यहाँ पे सर्टेन चीज़ें मतलब प्रोहिबिटेड रहती हैं, ठीक है, कुछ आपको परमिशन लेने पड़ते हैं, ओके। तो हमने देखा कि इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, बेसिकली बफर एरियाज़ हैं टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टेड एरियाज़, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब देखिए तो हमने यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ा था कि जो उत्तरकाशी वाला जो ज़िला जहाँ पे चीज़ें हुई हैं वो क्या है, पार्ट ऑफ भागीरथी जोन है, ठीक है। तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसका बफर जोन है, तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क का बफर जोन है। जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है वो किसका बफर जोन है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क का बफर जोन है, ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर को ये एनकम पास करती है, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो इसी के एरिया में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वही है, फ्रेजाइल होते हैं और सर्टेन एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड हियर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नहीं, आपको फिल्म बनाना परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, वो कुछ लॉज उसके होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब कुछ हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सा एक ये चार धाम वॉल्स, हाँ, इसका मतलब क्या है ना कि उस पर्टिकुलर एरिया में 4 धाम, जानते हैं उत्तराखंड का 4 धाम जो होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑल वेदर रोड वगैरह बन रहा है, तो उसको बना रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बस ये फैक्ट बताना था, ठीक है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ है। सिलकियारा टनल काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, 23 में, तो ये कहाँ है आप इसको बताओ कमेंट सेक्शन में। यहाँ देखो एक नाम दिया गया है, धारासू गंगोत्री स्ट्रेच, है ना, धराली फॉल्स ऑन दिस राउट। तो
जो ये एरिया है ना, यहाँ पे कौन सा था ये, हाँ धराली विलेज का जो एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे त्रासदी हुई है, तो ये धरासू गंगोत्री स्ट्रेच में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्टेड, आप इसमें इसको इस तरह देखो, जब एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो आप इसमें बोलोगे कि ठीक है जो सर्टेन टोपोग्राफी है वहाँ की, उस एरिया की, वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी नहीं है वहाँ पे आप बड़े बड़े रोड्स कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकें, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ठीक है वो तो फ्लड प्रोन एरिया है ही, वहाँ तो होते रहता है ऐसा, तो वहाँ पे चूँकि हमने ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन को प्रपोज कर रखा है, कुछ चीज़ों को बना रखा है जिससे कि नुकसान की जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। उसके एग्जांपल्स में देखिए आ जाएगा, एक प्रपोज बाईपास है बिटवीन हीना एंड टेकला ऑन NH34, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था देखिए, अपोजिंग एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बोला कि भाई आप जो बाईपास बनाने के लिए 6000 ट्रीज आप काट रहे हो, ये सही नहीं है। तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखना है, जब भी आंसर लिखना हो तो आप इनको एज एग्जाम्पल ले सकते हो कि वहाँ चीज़ें ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, ठीक है। वहाँ पे उसका जो जैसे कि उसमें था कि आप देखोगे ना, मिट्टी जो वहाँ पे है वो बेसिकली बड़े बड़े पत्थर हैं, ग्रेवल है, लूजली बाउंडेड है, हल्का सा प्रेशर वहाँ पे आएगा तो फ्लैश फ्लड आना ही वहाँ पे तय है, ठीक है। वैसी जगह पे अगर आप कोई बड़ा बड़ा रोड बना रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो तो और ज़्यादा नुकसान को बढ़ाएगा, मतलब इकोनॉमिकल लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो हम बेसिकली हमने देखा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो जो 5 तारीख को जो त्रासदी हुई है वो रेन ट्रिगर्ड फ्लड्स थे, वो क्लाउड बर्स्ट होके नहीं हुआ, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जब होता है ना, उसका सर्टेन क्राइटेरिया क्या है कि 100, आई थिंक अकॉर्डिंग टू IMD 100 mm पर आवर एटलीस्ट रेनफॉल होनी चाहिए। बट जो उस टाइम पे वहाँ पे जो बारिश हुई थी वो बहुत कम थी, आई थिंक 2 या 3 समथिंग mm थी, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। और क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो काफ़ी छोटे एरिया में होता है, जो काफ़ी लोकलाइज्ड होता है, बट यहाँ जो बारिश हो रही थी वो काफ़ी बड़े एरिया में हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा क्या, बेसिकली इसमें देखना क्या था कि जो ये उत्तरकाशी वाला एरिया है ना, स्पेशली जो धराली विलेज है जहाँ पे कांड हुआ है, ठीक है, वो जो है इको सेंसिटिव जोन में बसा हुआ है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, एक बफर एरिया होता है जो मेनलैंड एरिया और हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बीच में एक जोन होता है, इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा होता है कि आप यहाँ पे सर्टेन कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि किस जोन में आता है, तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का पार्ट है, कौन सा, धराली विलेज उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये भागीरथी सेंसिटिव जोन जो है वो किसको किसके लिए एज अ बफर बनाया गया था, तो गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए। कहाँ है ये, उत्तराखंड में है। इसी नेशनल पार्क में क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या कहता है, एक न्यूज़ है कि महाराष्ट्र का एक पोर्ट है विजयदुर्ग पोर्ट, क्या नाम है, विजयदुर्ग पोर्ट, ठीक है। महाराष्ट्र का पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है, वहाँ पे एक डिसाइड करा गया है, एक INS गुलडार करके एक शिप है, INS गुलडार, ठीक है, उसको हम डेलिबरेटली जानते बूझते उसको डुबा देंगे, ठीक है। क्यों डुबाएंगे, तो हमारा मोटिव क्या है कि हम एक आर्टिफिशियल रीफ बनाना चाह रहे हैं। जब वो डूबेगा ना, हम देखेंगे क्या होता है, तो रीफ उसमें क्या होगा कि जैसे कुछ वो डूब गया तो सर्टेन एक अंडर वाटर टूरिज्म स्पॉट का वो काम करेगा, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली स्कटलिंग क्या होती है। स्कटलिंग का मतलब होता है कि डेलिबरेटली जानते बूझते किसी शिप को हम डुबा देते हैं, उसको स्कटलिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम रीफ्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीफ्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो हमने देखा, देखिए इसमें देखिएगा एक विजयदुर्ग नाम का विजयदुर्ग पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। वहाँ पे एक INS गुलडार है, ये नेवी वॉरशिप हुआ करता था कभी, अब पुराना हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पे सिंक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, टू क्रिएट आर्टिफिशियल रीफ्स, ठीक है। तो कहता है कि दुनिया में अन्य जगह तो ऐसा होते रहता है कि जो डिकमीशन शिप्स हैं उसको आप सिंक कर रहे हो, ठीक है, एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज़ कर रहे हो, बट भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये हमारे लिए कहाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ हो रहा है, तो महाराष्ट्र के क्या नाम है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के विजयदुर्ग पोर्ट पे। ये जो पोर्ट है आप देखोगे हिस्ट्री में, तो आई थिंक ये मराठास से जुड़ा हुआ पोर्ट है। इनका नाम भी शायद मराठास नहीं रखा था, ठीक है, आप इसको देख ले, चेक कर लेना एक बार। यहाँ देखो नाम देखिए दिया गया ना, INS गुलडार, ठीक है, INS गुलडार, ये क्या है, वही शिप है, इसको डुबाया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, कुछ देखिए फैक्ट्स दिए गए हैं कि शिप को डुबाने के लिए ऐसा नहीं कि हम गए और डुबा दिए, नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अभी क्या मानसून सीजन चल रहा है, तो कहता है टू मच विंड अगर है, अगर रफ सीज है तो शिप को टॉपल करेगा, उछालेगा, अंदर डाउन जाने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहा है,
अब जो INS गुलदार जो है वो कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप था। कुंभीर क्लास कोई सेगमेंट है नेवल शिप्स का, तो कुंभीर क्लास नेवल शिप था ये, ठीक है, वारफेयर शिप था। ओके, हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हम, एक चर्चा यहाँ पे देखिए करी गई है कि आखिरकार डुबाते कैसे हैं उसको हम ऐसा तो नहीं कि जहाज इतना बड़ा सा है कैसे डुबाएंगे उसको, वो तो तैरते रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है द प्रोसेस ऑफ स्कटलिंग। स्कटलिंग देखा हमने क्या होता है, डेलिबरेटली शिप को सिंक करना। तो प्रोसेस ऑफ स्कटलिंग जो है वो फॉलो करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। ये हमारा प्रीलिम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये जो स्कटलिंग हम करते हैं, जो हम जानते बूझते किसी जहाज़ को डुबाते हैं समुद्र में, यहाँ देखिएगा इस पैराग्राफ पे, तो कहता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको ध्यान होगा हमने लास्ट आई थिंक 2 लेक्चर पहले डिस्कस किया था बॉयंसी को, एक सेकेंड, डिस्कस किया था बॉयंसी को। उसमें देखा था हमने किस प्रकार जब वर्षा होती है तो समुद्र का जो पानी है उसकी बॉयंसी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। खैर वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, वो कहता है कि बायंसी जो बायंट फोर्स है कीपिंग एन ऑब्जेक्ट अफ्लोट। इसका मतलब बायंसी क्या होती है, फ्लोट करने की क्षमता, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बायंट फोर्स है, वैसा फोर्स जो किसी को अफ्लोट तैरता हुआ रखने में हेल्प करता है, वो कहता है वो इक्वल होता है द वेट ऑफ वाटर दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, ठीक है। तो जितने पानी को वो डिस्प्लेस करेगा उसकी इक्विवेलेंट फोर्स हमको चाहिए होगा, बॉयंट फोर्स, ताकि वो तैर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है इसका मतलब सिंपली मतलब इसका है किसी जहाज को हमको डुबाना है अगर, इट मस्ट बी फिल्ड विथ दैट मच वाटर टू अचीव नेगेटिव बायंसी। कहता है कि एक शिप है वो डूबेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा ना वो, ठीक है, पानी डिस्प्लेस मतलब हटेगा। तो एक अंदाज़ा लगाना होगा हमको कि भाई इतने पानी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, उससे हल्का ज़्यादा पानी को हम शिप में फिल कर देंगे, जिससे कि हमारी बायंसी नेगेटिव हो जाएगी और वो डूब जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी शिप के स्कटलिंग का मतलब क्या है, डेलिबरेटली उसको डुबाना। स्कटलिंग में कौन सी प्रिंसिपल यूज़ होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाना है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एफ्लोट रखना है, तैरता हुआ रखना है, तो वो फोर्स तभी काम करता है अगर वो ऑब्जेक्ट का वज़न इतना है, जितने पानी को वो डिस्प्लेस करेगा ना उसके बराबर उस ऑब्जेक्ट का वज़न है अगर, तो वो तैरेगा, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हम शिप को डुबाना है, इट मस्ट बी फिल्ड विद वाटर टू अचीव नेगेटिव बायंसी। हम ज़्यादा पानी डाल देंगे उसमें तो बायंसी नेगेटिव हो जाएगी, वो डूब जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए करते कैसे हैं, तो शिप सी चेस्ट एक कंपार्टमेंट होता है, मतलब वही कहता है कि हर गेट को खोल दिया जाएगा पानी को फिल करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे पानी जैसे जैसे बढ़ेगा, जब बायंसी नेगेटिव हो जाएगी, जब ज़्यादा पानी उसमें आ जाएगा तो वो धीरे धीरे चला जाएगा नीचे, ठीक है। इसमें यहाँ पे कहता है ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो तो चूँकि पुराना शिप है ना, तो नीचे जाके कहीं पोल्यूशन ना क्रिएट कर दे, इसलिए हमने सारा उसको अच्छे से साफ क्लीन कर लिया है। इसको इंश्योर किया है कि 30 मीटर जब नीचे जाएगा वो, तो जो मरीन एनिमल्स हैं उनको वो हार्म ना करे, ठीक है। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ देखते हैं। कहता है देखिए आर्टिफिशियल रीफ्स क्या होते हैं, तो इससे पहले देखेंगे रीफ्स क्या होते हैं। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ जाइए, यहाँ देखिए रीफ, रेज ऑफ मटेरियल एट और नियर द सरफेस ऑफ ओशन। ओशन के सरफेस पे या उसके नियर, मतलब हल्का सा नीचे, सरफेस के नीचे। रिज ऑफ मतलब एक लाइन ऐसा बना रहेगा, ठीक है ना, एक कह सकते हैं, आपको लगेगा छोटा सा हिल जैसा, पहाड़ी जैसा, प्लेटू जैसा, एक रिज ऑफ मटेरियल्स। उसमें मटेरियल्स या तो नेचुरल होंगे या आर्टिफिशियल होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि मछलियाँ आएंगी, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। तो एक टूरिज़्म का हमारा स्पॉट बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप, कहता है आपने किसी शिप को नीचे डुबा दिया है ना, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट तो जीव जंतु होंगे, मछली वगैरह आएंगी, बट इसमें कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल रीफ इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। कहता है जैसे ही किसी जहाज़ को डुबोगे आप, तो तुरंत इमीडिएटली कुछ फिश हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आएंगे अट्रैक्ट होके, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं कि साइज ऑफ वेसल टू द डेप्थ एट विच संक। अगर इसमें कहता है कि जितना बड़ा वेसल होगा और जितने छिछले पानी में वो, मतलब ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो नहीं बन पाएगा ये रीफ, ठीक है।
वहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। बट अगर साइज़ काफ़ी बड़ा है शिप का एंड वो ज़्यादा गहराई में नहीं है तो तेज़ी से वहाँ पे जितना डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे, अपना घर बनाएंगे और काइंड ऑफ एक इंटरनल इकोसिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे, डाइवर्स आएंगे, जिससे हमारा टूरिज्म भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एक देखिए नाम दिया गया है वाल्टन बीच, ये एक सिटी है, आई थिंक फ्लोरिडा में है शायद, देख लीजिएगा, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम कि रीफ तो हमने देखा मतलब क्या होता है, एक रिज, एक पैटर्न सा बना रहता है समुद्र के सरफेस पे, नहीं तो अंदर थोड़ा सा रहता है, तो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो इसमें कहता है एक होता है कोरल रीफ्स, इसमें क्या हुआ ना कि जैसे जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उनके स्केलेटन के ऊपर वो मतलब जैसे कि यहाँ पे कोरल पॉलिप्स हैं, उनकी मृत्यु हो गई, इसके ऊपर और कोरल पॉलिप्स है, तो बनते बनते एक रीफ जैसा बन जाता है ये। ठीक है, अदर क्या होता है, कहीं कहीं पे ना कोरल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि लैंड सॉइल है, रॉक्स है, उसको भी मिक्स करके मतलब उसमें कोई लाइफ नहीं होता है, कोरल तो जिंदा प्राणी है ना, तो जो मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी है, रॉक्स है, उसको मिक्स करके एक मोरेन रीफ करके होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए लिखा नहीं इसमें, तो वो बनता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा बट उसमें वो लिविंग नहीं होते हैं, वहाँ भी जीव जंतु आते हैं। ठीक है, उसको भी लोग देखने जाते हैं। देखिए, तो कोरल अगर राउंड शेप का है ना, रीफ अगर राउंड शेप वगैरह में, उसको हम एटोल्स बोलते हैं। आप इसको थोड़ा डीपली ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में मोटा मोटा देख रहे हैं कि अगर राउंड शेप में हमारा कोरल रीफ्स है, इसको एटोल्स बोलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ये लाई कहाँ करते हैं, ये करंट अफेयर्स और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कोरल रीफ्स हैं हमारे, एक सेकेंड, जो कोरल रीफ्स हैं ना हमारे मोस्टली ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में लाई करते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा ना गर्म पानी पसंद होता है। आई थिंक 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। ठीक है, तो वो यहाँ मिल जाता है। ठीक है, आपको देखिए वही करना है कि मेजर जो कोरल रीफ जोन्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनको आपको देखना है। ठीक है, एक सेकेंड, एक टॉपिक देखिए रह गया है हमारे प्रीवियस लेक्चर आर्टिकल से, यहाँ देखिएगा, भी ध्यान आया, सॉरी उसके लिए। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये मिस हो गया था, इसको एकदम देखिएगा, इसलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ने से नहीं काम चलेगा। यहाँ देखिए, इस पे देखिए हम डिस्कस करना हमारा रह गया था। देखिए, कहता है कि स्टार फिश पे इतना ध्यान हम क्यों दे रहे हैं, आखिर वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, बट बाकी उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। देखिए, तो कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ स्टारफिश जो है क्रूशियल फॉर मरीन इकोसिस्टम, जो मरीन जलवायु है, सॉरी नॉट जलवायु, इकोसिस्टम है, उसके वर्क करने के लिए स्टारफिश का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज़ में, तो फूड चेन में, एक स्टेबल फूड चेन मेंटेन रखने के लिए स्टारफिश भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, तो जब 2013 में बिलियंस ऑफ स्टारफिश जब मर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ, यहाँ देखिए, तो पॉपुलेशन ऑफ सी अर्चिन्स, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, और वो करते क्या हैं, तो केल्प, सीवीड, एल्गी, इनको वो खाते हैं। तो केल्प, सीवीड, एल्गी ऐसे चीज़ें, हम जानते हैं कि हम जो कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं ना, हम कार्बन कैप्चर करते हैं, ट्रीज़ लैंड पे भी हैं और सर्टेन ट्रीज़ ओशन में भी हैं, उसमें एल्गी भी आते हैं, केल्प भी आते हैं, सी वीड्स वगैरह भी आते हैं। तो कार्बन का कैप्चरिंग सबसे ज़्यादा ओशन में ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये कहता है कि ये जो सी अर्चिन्स हैं, इनको खाता है स्टारफिश, और 13 में स्टारफिश की डेथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हो गई, तो अर्चिन्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो केल्प, सीवीड, एल्गी वगैरह को खाने लग गए, जिससे कि क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, जब ये घटेंगे, केल्प्स हमें घटेंगे, सीवीड्स घटेंगे, एल्गी घटेंगे, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, कार्बन कैप्चर करने में कमी आएगी। वही कहता है कि स्टारफिश का क्या है रोल, दो चीज़ों में है, पहला है फूड सिस्टम को, जो फूड चेन को मेंटेन करने में, दूसरा इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, ऐसे प्राणियों को ये खाते हैं जो कि अगर वो ना खाए जाएं तो हमारे केल्प्स वगैरह को, एल्गी को वो डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि हमारा ओशन में जो कार्बन कैप्चरिंग होता है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अब हम। देखिए, एक शॉर्ट न्यूज़ में कह सकते हैं इसको हम, एक फ़ोटो था द हिंदू में दिया हुआ, इसमें कहता है, नाम ध्यान रखना है बस हमें, रेड ईयर्ड स्लाइडर, क्या किसका फ़ोटो यहाँ पे क्या है ये, तो रेड ईयर्ड स्लाइडर क्या होता है, टर्टल का है ना, टर्टल है ये। कहाँ इसका फ़ोटो कहाँ का है ये, जो जय महल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ध्यान रख लेना कि जय महल पार्क कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। और रेड ईयर्ड स्लाइडर क्या होता है, ये सेमी एक्वाटिक टर्टल है। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते हैं अपने
आज के लास्ट आर्टिकल पे देखिए, एक सेकेंड। देखिए इसमें कहता है, आर्टिकल में क्या कहता है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ बायोचार। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोचार, होता क्या है ये। आप में से बहुत लोग को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम बायोमास को देखेंगे आगे अच्छे से, बायोमास को अगर हम ऑक्सीजन की कमी में या फिर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसको हम थर्मली ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम कहते, उससे जो एक आउटपुट निकलता है उसको हम बोलते हैं बायोचार। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ देखिए, पहले बेसिक्स को देख ही लेते हैं फिर देखेंगे आर्टिकल को। देखिए कहता है कि बायोचार क्या है, कार्बन रिच ऐसा मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायरोलिसिस ऑफ बायोमास। इसका मतलब है, बायोमास का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से देखेंगे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। देखिए तो जो वेस्ट होता है ना, एग्री वेस्ट है, डिफरेंट लकड़ी है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो बायोचार है ना, इसको बनाते कैसे हैं हम लेंगे बायोमास, उसको किसी कंटेनर में डालेंगे और ऑक्सीजन की कमी, मतलब काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या तो रहेगा, नहीं तो कम्प्लीटली एब्सेंट रहेगा, उस केस में उसको हम हीट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट निकलेगा उसको हम बोलते हैं बायोचार। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई हीट कैसे करेंगे, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो गर्म कैसे होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है ना, कि एक कंटेनर है, इसमें हमने रखा है बायोमास, इसको हमको जलाना, मतलब आग नहीं लगानी, इसमें कंबशन नहीं करना है, इसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। तो हीट हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कैसे, तो किसी इलेक्ट्रिक फर्नेस से हम हीट देंगे, किसी इलेक्ट्रिक हीटर से इसको हीट दे रहे हैं, तो करते करते ये थर्मली ब्रेकडाउन टूट जाता है। ठीक है, तो ये बनता है हमारा बायोचार। तो अब एक सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे हम आगे बढ़ने से पहले, कि चारकोल जो होता है ना, चारकोल भी सिमिलर तरीके से बनाया जाता है। उसको बनाने में भी इसको हम यूज़ करते हैं। उसको बनाने में भी क्या करते हैं हम, कि ऑक्सीजन की कमी को रखते हैं, या तो कम्प्लीटली एब्सेंट, नहीं तो एकदम कम रहता है। तो डिफरेंस क्या आता है चारकोल एंड बायोचार में। ठीक है, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो बायोचार होता है ना, ये बी मतलब बायोचार, सी मतलब चारकोल। ठीक है, तो जो बायोचार है वो हाईली पोरस होता है। ठीक है, ये लेस पोरस होगा। ये सॉइल यूज़ के लिए बायोचार आता है। ये जो चारकोल है वो बेसिकली ईंधन के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ जो बायोचार हम बना रहे हैं, जो इसको बना रहे हैं, इसमें हम किस प्रकार का बायोमास लेंगे, कैसा मटेरियल लेंगे। इसमें क्रॉप वेस्ट होगा, कुछ खाद भी हो सकता है, जो बेसिकली हमारा फोकस रहता है कि न्यूट्रिएंट रिच हो ये। ठीक है, बट यहाँ पे जब चारकोल बनाएंगे, इसमें हम लेंगे बेसिकली वुड चिप्स या वुड को लेंगे। इसमें हमारा फोकस रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट निकले बन के वो एनर्जी रिच हो, क्योंकि हमको उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करना है ना, इसलिए। ठीक है, तो कैसे, ठीक है, तो एक तो डिफरेंस आ गया, मटेरियल जो हम यूज़ करें वो डिफरेंट होता है। सेकंड डिफरेंस होता है टेम्परेचर में। इसको जो हम करते हैं ना, जो ये जो बायोचार है इसको बनाते हैं, तो हल्का सा टेम्परेचर हम कम रखते हैं और धीरे धीरे इसको हीट करते हैं, है ना, धीरे धीरे हीट देते हैं। बट जब बात आती है चारकोल की, इसको हम थोड़ा सा हाई एंड पे रखते हैं टेम्परेचर के मामले में, और तेज़ी से हीट करते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ बनेगा बायोचार, यहाँ बनेगा चारकोल। ठीक है, यहाँ देखिए वही कहता है कि व्हाट इज़ पैरोलिसिस, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन एब्सेंस और लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हीट को हम कैसे देंगे जब ऑक्सीजन नहीं जलेगा, कैसे, जब हम देखिए इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो कंबशन कैसे होगा। तो कंबशन नहीं करना है हमको, यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको उसको हीट देना है, बस गर्म करना है। ठीक है, तो हीट हम बाहर से देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इस आर्टिकल में कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज हैं रिगार्डिंग बायोचार, जिसको आम आदमी नहीं जानते हैं उतना। देखिए अब यहाँ पे कहता है कि इंडिया जनरेट्स टन्स ऑफ एग्री वेस्ट, टन्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या होता है, बर्न्ड ओपनली या फिर डम्प्ड इन लैंडफिल्स। अब कहता है कि आप, हमने देखा बायोमास क्या होता है, इसको तो कहते हैं ये भी तो बायोमास है, ये भी तो बायोमास है हमारा वेस्ट वगैरह। तो इंडिया में इतने टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट, बायोमास जनरेट हो रहा है, बट हमको जो कि जानकारी नहीं है, तो हम मेनली ज़्यादा उसको ओपन में जला दे रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, नहीं तो लैंड जो गड्ढा वगैरह है उसमें डंप कर दे रहे हैं। ठीक है, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब कहता है, यहाँ देखिए पहला देखिए पॉइंट कहता है क्या इसका फ़ायदा क्या है, तो बायोचार कैन होल्ड कार्बन इन सॉइल फॉर 100 या 1000 ईयर्स। देखिए इतने लंबे समय तक के लिए कार्बन को ही अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखिए इसका यूज़ क्या कहता है, वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव, अगर सॉइल में इसको मिट्टी में मिला देते हैं तो पानी जो सूखने की क्षमता है उसको बढ़ा सकता है ये। ठीक है, जिससे कहता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलते हैं ना रूट्स वगैरह से,
उसको भी एब्जॉर्ब करेगा ये। और कहता है जो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये GHG है, ग्रीन हाउस गैस है, जो 273 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है किससे, CO2 से। ठीक है, हाँ देखिए थर्ड इसका देखिए यूज़ क्या कहते हैं कि इन्हेंस सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन हेल्प रिस्टोर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है देखते हैं, एक मिनट इसका देखिए मतलब क्या है कि जो ये जो मटेरियल है ना बायोचार, ठीक है, जो बायोचार जो है ये खुद ही इसको कह सकते हैं कि कार्बन रिच ये होता है। ठीक है, इसको मतलब इसका मतलब देखिए कहने का ये है कि ये खुद ही कार्बन रिच है। तो चूंकि इस चीज़ को हम ज़मीन में मिला रहे हैं तो मिट्टी में ये कहता है, यहाँ देखिएगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ये वैसे ही रहेगा है, अपने इसके अंदर जो कार्बन इसको होल्ड कर सकता है। तो वही कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ कार्बन है ना उसको मिट्टी में ही रखेगा, उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब देखिए फोर्थ कहता है कि मॉडिफाइड बायोचार कैन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस। हमने देखिए आई थिंक कुछ लेक्चर्स पहले दिखा था कि एक टर्म आया था फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, आपको याद होगा। तो फ्लू गैस क्या होता है, फ्लू गैस को ही हम एग्जॉस्ट कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कभी भी ऐसा कोई पावर प्लांट जहाँ पे हम कोल को कंबस्ट कर रहे हैं, कोल को जला रहे हैं, तो जो गैस निकलता है उसको हम फ्लू गैस कहते हैं या फिर एग्जॉस्ट गैस कहते हैं। तो उस आर्टिकल में देखा था हमने कि सल्फर को कैसे एब्जॉर्ब करना है उसमें से। ठीक है, इसमें कहता है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी होता है, कुछ मरकरी भी होता है। इसमें कह रहा है कि अगर इसको जो बायोचार है इसको अच्छे से यूज़ करें, हम कुछ इसमें इन्हांसमेंट करें, तो उस एग्जॉस्ट गैस में से उसको रिलीज़ करने से पहले जो CO2 कंटेंट है उसको ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए फिफ्थ क्या कहता है, यहाँ देखिएगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की देखिए बात करते हैं कि अगर बायोचार है ना उसको हम क्या करते हैं, अगर हम बिल्डिंग के मटेरियल में उसको मिला देते हैं, अगर सिर्फ हम 2 to 5% भी उसको मिलाते हैं कंक्रीट के साथ, तो इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और हीट रेजिस्टेंस के मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो हीट इंक्रीज हीट रेजिस्टेंस। एक तो जो अंदर लोग रह रहे हैं उनको गर्मी कम लगेगी, सेकेंड क्या हम जानते हैं कि जो कंक्रीट वगैरह बिल्डिंग होती है ना वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे रात में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, गांव के एरियाज़ में गर्मी कम लगती है। अब तो खैर गांव में भी कंक्रीट वगैरह अच्छे से सब हो गया है, बट तब भी शहर में काफ़ी ज़्यादा है। तो कंक्रीट ना हीट को ऑब्जॉर्व करता है, बाद में उसको रेडिएट करता है। अगर कहता है कि इसमें हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर इतना परसेंट भी इसको मिक्स कर देते हैं बायोचार को, तो दो फ़ायदा होगा। पहला क्या, बिल्डिंग अगर बन रही है तो जो अंदर लोग रहेंगे उनको भी गर्मी कम लगेगी, और जो वो हीट रेजिस्ट मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को, बिल्डिंग वगैरह, उसका एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि रेडिएट वो कम करेगा, तो गर्मी को कम फैलाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए सिक्स कहता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब कहता है कि कुछ ऐसे भी इसमें अगर हम थोड़ा सा इस पर और काम किया जाए तो एक लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव तरीका हो सकता है जो वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर वगैरह है, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स को ये अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे विडंबना बता रहा है इसमें कि डिस्पाइट दिस पोटेंशियल, कहता है कि हम जानते हैं इन थियरी, सबको पता है ऐसा ऐसा होता है, बट तब भी ये अंडर रिप्रेजेंटेड है। तब भी आप देखोगे कि सरकार की पॉलिसी वगैरह में तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्यों, ऐसा क्यों है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लोगों के पास। अगर देखिए अगर जो कॉमन आदमी है जो किसान है, उसको अगर आप मोटिवेशन दो, सिर्फ जानकारी नहीं, आप उसको मोटिवेशन दो, तो वो क्या करे, जो वो बर्न करता है पराली को ओपन में, या फिर जो हम ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है उसको डंप कर देते हैं, गंदगी फैलती है, उसको हम यूज़ करके बना सकते हैं बायोचार। ठीक है, जिससे काफ़ी इतने सारे चीज़ें हो सकती हैं। तो कहता है कि रिसोर्स लिमिटेड है हमारे पास लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए। टेक्नोलॉजीज़ आर स्टिल इवॉल्विंग। ठीक है, कहना देखिए इसमें आसान है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में ही हैं। ठीक है, कहते हैं मार्केट अनसर्टेनिटीज़, इनसफिशिएंट पॉलिसी सपोर्ट, वायबल बिजनेस मॉडल बाई लिमिटेड अवेयरनेस। देखिए इसमें वही कह रहा है कि सब चीज़ तो ठीक है ओके, बट इन प्रैक्टिस अगर हम कोई चीज़ करेंगे, सपोज करिए हमने प्लांट खोला है ना जहाँ पे हम बनाएंगे बायोचार, तो हम तो बिजनेस पर्सन है, हमको क्या मतलब है इन्वायरमेंट वगैरह से, एक हद तक मतलब है, बट हम तो मोटिव से आए कि हमको प्रॉफिट हो हमको। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमको पता चला कि भाई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, फिर से मार्केट स्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, है ना, कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके उतना अच्छे से। ठीक है, और इसमें कहता है कि देखिए टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी चाहिए, तो महंगा भी थोड़ा सा हो सकता है, कॉस्टली भी हो जाए, तो उसको इनकर करने के लिए, उसको कम करने के लिए
कोई सब्सिडी वगैरह मिलनी चाहिए, तो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक स्ट्रक्चर की कमी है, एक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाने में कमी है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है इसको आगे की तरफ बढ़ाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो इस लेक्चर को हम ख़त्म कैसे करेंगे, एक देखिए लाइन यहाँ देखिए फ्रेज दिया गया है, आप इसको ब्यूटीफुली अपने आंसर में लिख सकते हो कंक्लूजन के स्थान पे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कहता है, इन सम, मतलब इसने निष्कर्ष क्या निकाला है, ऑल्दो बायोचार इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट, इट ऑफर्स अ साइंस बैक्ड मल्टी सेक्टोरल पाथवे फॉर इंडिया टू अचीव इट्स क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट गोल्स। इसमें कहता है कि ठीक है, जो बायोचार है वो कोई रामबाण नहीं है कि एक बार इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट वो ख़त्म हो गए, नहीं। लेकिन तब भी अगर इसमें रिसर्च करें हम, तो एक मल्टी सेक्टोरल देखा ना हमने कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसका हेल्प हो सकता है, एग्रीकल्चर में हेल्प हो सकता है, डिफरेंट चीज़ों में हेल्प हो सकता है। तो मल्टी सेक्टोरल पाथवे ये बनाता है, इंडिया को देता है टू अचीव क्लाइमेट डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, हम इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। ओके, चलिए, थैंक यू।